नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो आज देख सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं। आ, जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि साझेदार का प्रवेश जो होता है साझेदारी फर्म में, तो उस प्रवेश के संबंध में क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब क्लास 2 में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद साझेदार का प्रवेश हुआ। अब जब साझेदार का प्रवेश हो जाता है फर्म में, ठीक है, तो जो आगे का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब उसका साझेदार का प्रवेश हो जाता है उसके बाद उसके लाभ हानि अनुपात में क्या परिवर्तन किया जाता है वो चीज पढ़ने वाले हैं। तो साझेदार की लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण की जाने वाली जो समायोजनाएं होती हैं उनको पढ़ने वाले हैं। साझेदारों के साझेदारों के साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के समय परिवर्तन जब साझेदारों का साझेदारी फर्म में किसी नए साझेदार का प्रवेश हो जाता है, तो जो अन्य साझेदार हैं उन साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में जो परिवर्तन होता है उसके बाद क्या समायोजनाएं की जाती हैं उस चीज की हम चर्चा करने वाले हैं। अनुपात में परिवर्तन परिवर्तन के समय परिवर्तन के समय किए जाने वाले किए जाने वाले परिवर्तन के समय किए जाने वाले या किए जाने वाली किए जाने वाली समायोजनाएं। और क्या समायोजनाएं समायोजनाएं मतलब समायोजन। ठीक है, अर्थात जो 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 एंट्रियां की जाती हैं, जो जो परिवर्तन किए जाते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला क्या पॉइंट होता है इसका, सबसे पहला पॉइंट है इसका कि त्याग और प्राप्ति अनुपात का निर्धारण। जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, नए साझेदार का प्रवेश होता है, तो उस समय जो अन्य साझेदार हैं वो अपने अनुपात में, मतलब जो उन्हें पूर्व में जो लाभानी अनुपात मिल रहा था, नए साझेदार के प्रवेश के समय उन्होंने अपने कितने हिस्से का त्याग किया है, अर्थात उन्हें नया क्या अनुपात मिलेगा लाभ हानि का, वो चीज डिस्कस होती है। पहला पॉइंट है त्याग और प्राप्ति अनुपात का निर्धारण। त्याग त्याग और प्राप्ति अनुपात त्याग और प्राप्ति अनुपात का निर्धारण। मतलब ये कि साझेदारी फर्म का जब पुनर्गठन हुआ, इसमें कोई एक नया साझेदार आ गया, मान लीजिए ए और बी और सी साझेदार थे। इसमें से क्या हुआ, सी साझेदार ने क्या किया, अवकाश ग्रहण कर लिया, अर्थात ये हट गया, इसकी जगह सी की जगह डी आ गया। तो अब नए साझेदार बन गए ए बी और डी। अब ए बी डी तो बन गए नए साझेदार, ठीक है। तो अब इनका जो नया अनुपात है वो मतलब त्याग और प्राप्ति अनुपात, मतलब ए और बी में बी ने क्या त्याग किया है और उन्हें क्या नया वाला जो क्या त्याग अनुपात प्राप्त होगा, वो चीज का निर्धारण होता है सबसे पहले। ठीक है, नंबर दूसरा है हमारा ख्याति। नंबर दूसरा पॉइंट है ख्याति। तो मार्कर भी परेशान करता है। ख्याति
ख्याति में समायोजन, ख्याति में समायोजन, समायोजन। ख्याति मतलब होता है गुडविल, ठीक है। गुडविल मतलब ख्याति एक साख, यानी किसी भी फर्म की या किसी भी कंपनी की या किसी भी व्यवसाय की एक साख होती है, एक गुडविल होती है, उसको हम ख्याति बोला जाता है। मतलब उसकी पहचान, मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसकी पहचान क्वालिटी से होती है या मतलब वस्तुओं से होती है, किस प्रकार की वस्तुओं की जो गुणवत्ता होती है, वो किस प्रकार की वस्तुएं बनाती है, उसकी पहचान क्या है, उस चीज को हम ख्याति बोलते हैं, ठीक है। और नंबर तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, अब ये समायोजन है, ये चीज पढ़ाऊंगा, पहले पॉइंट लिख लेते हैं अपन, उसके बाद डिस्कस करेंगे। नंबर तीसरा पॉइंट है संचय एवं अवतरित लाभ में समायोजन। संचय, संचय एवं अवतरित लाभ में समायोजन, ठीक है। संचय एवं अवतरित लाभ में समायोजन। और नंबर 4 है यहाँ पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन, ठीक है। नंबर चौथा पॉइंट है संपत्तियों एवं संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन। ओके, संपत्ति और दायित्वों के क्या पुनर्मूल्यांकन। अब देखिए ये साझेदार के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के समय की जाने वाली समायोजन है, ठीक है। लाभ हानि अनुपात में जो साझेदार होते हैं फर्म में, उनके लाभ हानि अनुपात में जो परिवर्तन होता है उस टाइम कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं, ये इसके 4 पॉइंट है। नंबर 1 त्याग और प्राप्ति अनुपात का निर्धारण होता है, उसके बाद ख्याति में समायोजन किया जाता है, तत्पश्चात संचय एवं अवतरित लाभ में समायोजन किया जाता है, संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का समायोजन किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हो गया हमारा त्याग और प्राप्ति अनुपात का निर्धारण। त्याग और प्राप्ति अनुपात का निर्धारण होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया ए बी सी किसी फर्म में साझेदार थे, किसी कारणवश मान लीजिए सी साझेदार फर्म से हट जाता है, जब वो फर्म से हट जाता है तो नया साझेदार डी होता है, आने वाला साझेदार, क्योंकि मतलब जैसे कि हमने इसमें पढ़ा है कि साझेदार का प्रवेश, जब साझेदारी फर्म में नया साझेदार का प्रवेश किया जाएगा तो डी साझेदार आएगा। अब जब डी साझेदार आएगा तो डी साझेदार चूंकि नया है फर्म के अंदर, अब ए और बी ने डी को कुछ तो हिस्सा देना होगा। अब ए और बी ने क्या त्याग किया है, कितना हिस्सा अपना त्याग करके डी को दिया है, वो चीज त्याग, उसके पश्चात ए और बी ने जो त्याग अनुपात किया है उसके बाद ए और बी को क्या प्राप्त होगा, फिर उसके बाद डी को क्या प्राप्त होगा, वो चीज का समायोजन इसमें किया जाएगा सबसे पहले, ठीक है। नंबर दूसरा है हमारा ख्याति में समायोजन। फर्म की जो पहचान होती है या कंपनी की या फिर साझेदारी फर्म की जो पहचान होती है, जो गुडविल होती है, उस गुडविल के आधार पर जो साझेदारी फर्म है उसमें ख्याति का जो है समायोजन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा संचय एवं अवतरित लाभ में समायोजन। संचय मतलब कंपनी का जो संचय था, संचय मतलब कंपनी ने जो मान लीजिए कोई कंपनी ने जो क्या बोलते हैं, संचय मतलब होता है एक रिजर्व होता है, इसका मतलब रिजर्व मतलब एक ऐसा धन या कोई पूंजी जो इकट्ठी की है कंपनी ने। अब जो सी साझेदार है वो तो हट गया, अब उसके हिस्से की पूंजी कौन लाएगा, डी साझेदार। अब डी साझेदार जो है ना, और ए और बी ने तो अपनी पूंजी पहले से ही संचय कर रखी थी, है ना,
या और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि संपत्तियां भी होती हैं, और संपत्ति में पूंजी भी आती है, आपका फर्नीचर वगैरह, बहुत सारी चीजें जो कंपनी से रिलेटेड करती हैं, वो चीजें क्या है, संचय या अवतरित लाभ, मतलब आने वाले जो लाभ हैं उनमें क्या परिवर्तन किया जाएगा, उनके लिए क्या समायोजन किया जाएगा, वो चीजें तीसरे पॉइंट में निर्धारित की गई हैं यहाँ पर। और जब तीसरा जो नया साझेदार का प्रवेश होता है तो इस चीज का भी समायोजन किया जाता है। ओके, उसके बाद संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का समायोजन। अब देखिए यहाँ पर कि जो संपत्तियां हैं फर्म के अंदर जो संपत्ति हैं या फिर जो दायित्व हैं, अब देखिए यहाँ पर सी साझेदार तो हट गया है, हटा दिया गया है, मतलब या वो अपनी मर्जी से हटाओ, कोई भी कारण हो सकता है, तो सी को हटा दिया, उसके पश्चात डी को लिया गया है नए नए साझेदार के रूप में। अब जो संपत्तियां हैं, ठीक है, जो संपत्तियां हैं मतलब फर्म में कितनी संपत्तियां, ये डी को तो नहीं पता अभी क्योंकि नया आया हुआ है। अब कितने दायित्व हैं ये भी डी को नहीं पता। तो जो कंपनी के जितने भी संपत्ति हैं, जितने भी दायित्व हैं, उनको मतलब उनको सही ढंग से, या फिर ये मान लीजिए कि जो नया साझेदार डी आया है उसको बताने के लिए उनका लिखा या समायोजन करना जरूरी होता है, ताकि जो नया आने वाला डी साझेदार है उसको भी पता चले कि कंपनी में कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, और वो किस हिसाब से पूंजी ला रहा है और उसका क्या हिस्सा रहेगा। ये सारी चीजें इसमें क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म में इन चीजों का समायोजन करना भी आवश्यक हो जाता है, संपत्ति और दायित्वों का। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है अभी इसमें, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं, इसी क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आगे हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर जैसे त्याग अनुपात है, प्राप्ति अनुपात है, त्याग अनुपात क्या होता है, प्राप्ति अनुपात क्या होता है, इन चीजों के बारे में भी पढ़ सकते हैं अपन। थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए पहले से। अब देखिए त्याग अनुपात क्या होता है वो चीज पढ़ लेते हैं, हम थोड़ा समझ लेते हैं। त्याग अनुपात, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा समझ लेते हैं। त्याग अनुपात, त्याग अनुपात होता क्या है वो चीज समझना जरूरी है। देखिए जब भी कभी साझेदारों के जब भी कभी जब भी कभी जब भी कभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में, चाहे तो लाभ हो या फिर हानि हो, ठीक है, जब भी कभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, जब भी कभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो एक या एक से ज्यादा साझेदार, परिवर्तन होता है तो क्या होता है, तो एक या एक से ज्यादा साझेदार, तो एक या एक से ज्यादा साझेदार
किसी अन्य साझेदार या साझेदारों के पक्ष में किसी अन्य साझेदार या साझेदारों के पक्ष में किसी अन्य साझेदार या साझेदारों के पक्ष में अपने पुराने अंश या भाग को अपने पुराने अंश या भाग को पुराने अंश या भाग को क्या करते हैं? अंश या भाग को समर्पण करते हैं। अंश या भाग को पुराने अंश या भाग अंश या भाग में से होगा, यहाँ पर भाग में से कुछ समर्पण करते हैं तो उसे त्याग अनुपात कहते हैं। देखिए थोड़ा सा मार्कर सही नहीं चल रहा है फिलहाल, तो मैं आपको वैसे समझा देता हूं। यहाँ पर देखिए, जब भी कभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा साझेदार किसी अन्य साझेदार या साझेदारों के पक्ष में अपने पुराने अंश या भाग में से कुछ समर्पण करते हैं। मतलब जो उनका पुराना भाग था उसमें से कुछ थोड़ा सा भाग या थोड़ा सा अंश समर्पण करते हैं तो उसे त्याग अनुपात कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब साझेदारी फर्म में नए साझेदार का प्रवेश होता है तो पुराने साझेदार क्या करते हैं, अपने हिस्से के कुछ भाग को नए साझेदार को देते हैं। ठीक है, ए साझेदार भी देता है कुछ भाग बी साझेदार भी देता है, तब जाकर के जो नया साझेदार आया हुआ है उसको कुछ भाग मिलता है। अब उनका जो तीनों को मिलाकर के नया अनुपात लाभ हानि अनुपात का क्या बनेगा, वो चीज इसमें डिस्कस की जाती है। किसमें? जो मैंने अभी आपको बताया था, उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर क्या समायोजन किए जाते हैं, वो चीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है थोड़ा, तो देखिए मैं बोल के समझा देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है त्याग अनुपात। त्याग अनुपात होता क्या है, जब भी कभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब भी कभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो एक या एक से ज्यादा साझेदार किसी अन्य साझेदार के पक्ष में अपने पुराने अंश या भाग का छोटा सा हिस्सा अन्य किसी साझेदार को दे देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, त्याग अनुपात कहते हैं। ठीक है, त्याग अनुपात कहते हैं उस चीज को, जब कोई साझेदार अपने छोटे से भाग में से या अपने भाग में से छोटा सा अंश किसी अन्य साझेदार को दे देता है तो उसे हम त्याग अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। फिलहाल इस क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम है, इंक भी खत्म हो गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है बोर्ड पर, तो अगली क्लास यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये हमने पढ़ा यहाँ पे त्याग अनुपात। अब अगली क्लास में यहाँ से प्राप्ति अनुपात से होगा, क्योंकि त्याग अनुपात ये हो चुका है। अब त्याग अनुपात होने के बाद नए साझेदार को क्या प्राप्त होगा या पुराने साझेदारों को क्या प्राप्त होता है, वो चीज पढ़ेंगे। तो त्याग अनुपात ये हो गया, कल हम पढ़ेंगे प्राप्ति अनुपात। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, कल अगली क्लास में आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कॉमर्स कुरुक्षेत्र को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कॉमर्स कुरुक्षेत्र है। कॉमर्स कुरुक्षेत्र जो हमारा यूट्यूब चैनल, यूट्यूब जो
यूट्यूब ऐप होती है उस पर आप जाके सर्च करेंगे कॉमर्स कुरुक्षेत्र, और अगर मान लीजिए चैनल सर्च में नहीं आता है तो आप 3 डॉट पे जा करके फिल्टर पे सर्च कीजिए। फिल्टर पे 3 डॉट पे जा करके जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो फिल्टर का ऑप्शन आएगा। जब आप फिल्टर पे जाते हैं तो उसमें अंदर आपका उसमें जो ऑप्शन आता है उसमें ऑल का ऑप्शन आता है, तो ऑल पर जा करके आपको ना चैनल सेलेक्ट कर लेना है। चैनल सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर देना है, तो अपना जो चैनल है ना कॉमर्स कुरुक्षेत्र पहले ही स्थान पर आ जाएगा। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जो भी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आप क्लास को देखते रहें। मैं फिलहाल ये क्लास 12th का हमारा कॉमर्स जो कॉमर्स क्लास है 12th की, या जो हमारा अकाउंट है 12th का, उसमें जो दूसरा अध्याय साझेदारी का अपन दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। और पहला अध्याय हम पढ़ चुके हैं जो कि यूट्यूब चैनल पर पहले से ही क्लासें डली हुई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।